तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरलोड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लोड। तो लोड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए ये एक फिगर है, इस फिगर के द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि ये आपका बिफोर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से पहले का फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एक नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, आपने अभी ट्रेनिंग नहीं शुरू की है। अब जब आपके बॉडी को लोड दिया गया, ठीक है, यानी फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स को टास्क दिया गया, देखिए यहाँ पे टास्क दिया गया लोड में, तो ये क्या हो गया, यहाँ प्रॉपर लोड, क्योंकि लोड मिलते ही क्या होता है, ये आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपके बॉडी में थकान है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब उस थकान को रिकवर करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रिकवरी फेज यानी रेस्ट आपको देंगे, रिलैक्सेशन कराएंगे आपसे। तो प्रॉपर लोड एंड प्रॉपर रिकवरी, देखिए मिला आपको। तो जब हमें प्रॉपर रिकवरी मिलती है तो जो हमारा नॉर्मल स्टेट होता है, हमारी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या करती है, उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेती है पिछले वाले नॉर्मल, यहाँ हमारा लेवल था, अब उसको अडॉप्ट करते हुए परफॉर्मेंस को बढ़ा लेती है। तो जब अपने पिछले वाले परफॉर्मेंस को बढ़ा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंपनसेशन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कंपनसेशन। ये सुपर कंपनसेशन फेज तभी होगा जब आपका फेज ऑफ लोड एंड फेज ऑफ रिकवरी दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस होगा। ठीक है, अगर यही बैलेंस गलत हो जाता है, लोड फेज और रिकवरी फेज के बीच में अगर थोड़ा सा भी सही नहीं हुआ, तो होता क्या है, ओवरलोड। क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान कोच को यह देखना बहुत जरूरी होता है कि जो हमने टास्क दिया हुआ है प्लेयर को, वो कहीं भी ओवरलोड ना हो, क्योंकि ओवरलोड से परफॉर्मेंस घट जाता है। लेकिन हमारा एम क्या है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। क्या है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना, इंप्रूव करना है परफॉर्मेंस को। तो इसीलिए हमें फेज ऑफ लोड एंड फेज ऑफ रिकवरी, इसको क्या करना है, एक प्रॉपर रेशियो में लेके चलना है। ठीक है, ये प्रॉपर रेशियो में लेके चलना होता है, यही कोच का एम होता है। उसे पता करना होता है कि उसके द्वारा जो दिया गया लोड है, जो टास्क है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खिलाड़ियों का ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि ओवरलोड परफॉर्मेंस को घटा देगा। तो मैंने ये बताया, ये फिगर आपको समझ में आया। अब देखिए फिर आपको मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई कोच है, वो आपको फिर से यहाँ पर लोड दिया, ये फिर हमारा फेज हो गया लोड का। ठीक, और फिर यहाँ से आपको प्रॉपर रिकवरी दी, तो अब क्या होगा, अब ये रिकवरी और ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगी, ये आपका हो जाएगा। फिर मतलब ये पुराने वाले टास्क को एडॉप्ट कर लिया गया, अब आपका नया लेवल यहाँ सेट हो गया। दूसरा लेवल आपका यहाँ सेट था, पहला लेवल आपका वहां था, इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल है, और ये थर्ड लेवल है। बट ये तभी होगा जब आपको एक प्रॉपर लोड मिलेगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा जो लेवल जा रहा है, ये एरो जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आप नॉर्मल स्टेज से लेवल 3 तक पहुंच गया। मतलब आपका, एक तरीके से मैंने बस इसको समझाने के लिए बनाया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये जो फिगर है, फिगर ऐसे ही काम करता है। तो ये देखिए आपका लेवल कहाँ पहुंच गया, आपका लेवल यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये आपका लेवल पहुंच गया। ओके, तो इसी में क्या होता है, जब प्रॉपर लोड एंड प्रॉपर रिकवरी के बीच में इनबैलेंस होगा, बैलेंस सही नहीं होगा, तो क्रिएट होगा आपका ओवरलोड। आइए देखते हैं ओवरलोड क्या होता है। एक खिलाड़ी की प्रशिक्षण अवस्था का सामान्य विकास तब बाधित होता है जब जीवन की शारीरिक और मानसिक दैनिक भार व्यक्ति की क्षमता से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ओवरलोड होने के कारण क्या होता है कि हम उसे जो लोड दे रहे हैं, वो लोड उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो रही है, या फिर हमारा जो रिकवरी है, रिकवरी हम उसे ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, खाली लोड पे लोड दिए जा रहे हैं, और रिकवरी का फेज एकदम सही नहीं रखा है। तो अधिक भार लंबे समय तक प्रशासित प्रदर्शन क्षमता में कमी की ओर ले जाता है। अगर यही कोच नहीं पहचान पाता है कि ये लोड प्रॉपर है कि नहीं है, तो धीरे धीरे खिलाड़ी का परफॉर्मेंस क्या होने लगता है, डिस्टर्ब हो सकता है। आइए हम लोग अब समझते हैं ओवरलोड को फिगर के द्वारा, कि कैसे ओवरलोड हो जाता है। ये देखिए, ये हमारा है ओवरलोड का। इसमें आपने देखा कि यहाँ पर आपको ये वाला जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हो,
ये प्रॉपर लोड का था, यहाँ पे प्रॉपर लोड मिला और प्रॉपर ये वाला लोड हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर रिकवरी हुई। ठीक, अब प्रॉपर रिकवरी जब मिलती है तो वो अपनी पिछले परफॉर्मेंस को, जो उनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, मतलब जो टास्क से पहले उनका लेवल था, फिजियोलॉजिकल सिस्टम नए टास्क करके अपनी लेवल को बढ़ा लेते हैं। तो देखिए ये बढ़ा हुआ लेवल था, लेकिन अगर इसी के पलट हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये अब आ जाते ओवरलोड के फेज में। देखिए हमने लोड इतना दे दिया कि रिकवरी करते 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 वो यहां आके फंस गए, मतलब इससे ज्यादा रिकवरी नहीं कर पाए। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये देखिए ये देखिए ये लोड का फेज ज्यादा लंबा हो गया, रिकवरी का फेज भी बहुत ज्यादा कम हो गया, या कम रिकवरी दे दिया, लोड ज्यादा दे दिया, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो देखिए नीचे की तरफ चली गई। ये नॉर्मल पोजीशन जो थी, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन से क्या हो गई है, नीचे हो गई ना, तो ये कम हो गया। ऊपर वाले में देखिए क्या हो रहा था, ये बढ़ रही थी, और ये वाली जो है ये घट रही है। समझ में आ रही बात, ये लोड है और ये रिकवरी है। अच्छा, जरूरी नहीं कि लोड ज्यादा देने से, रिकवरी कम देने से ही ओवरलोड हो। एक कारण और हो सकता है, एक कारण और क्या हो सकता है कि लोड हमने दिया, रिकवरी ज्यादा दे दिया। कभी कभी रिकवरी भी अगर ज्यादा दे दी जाए तो भी ये आपका परफॉर्मेंस को ओवरलोड कर सकता है। रिकवरी ज्यादा भी एक तरीके से ओवरलोड का कारण हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओवरलोड किस प्रकार का होना चाहिए। तो आपको बता दें कि ऑप्टिमम लेवल, ये वर्ड जो आप देखेंगे, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा कि खेलों में जो लोड का प्रकार होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये ऑप्टिमम लोड होना चाहिए। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को किस प्रकार का लोड होना चाहिए, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब कि उनकी क्षमता के अनुसार का लोड होना चाहिए, नहीं तो ओवरलोड हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है डोमिनेंस ऑफ एक्साइटेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, ओवरलोड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डोमिनेंस ऑफ एक्साइटेशन प्रोसेस, यानी कि दिस स्टेट ऑकर्स व्हेन द ट्रेनिंग लोड इज इंक्रीज सडनली। अगर अचानक से हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग लोड को बढ़ा देते हैं विदाउट एडिक्वेट प्रिपरेशन। ठीक है, अचानक से हमने लोड का जो तरीका था, यानी टास्क का जो इंटेंसिटी थी, उसकी क्षमता से ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरी, हमने उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा दिया। ठीक है, कोई भी टास्क कर उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, डेंसिटी को कम कर दिया, है ना। तो ये सब चीजें आपकी क्या हैं, ये आपकी चीजें क्या हैं, यही आपकी चीजें ओवरलोड की कारण बन सकती हैं। दूसरे तरीके से हो सकता है डोमिनेंस ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस स्टेट रिजल्ट्स व्हेन द ओवरडोज ऑफ ट्रेनिंग लोड इज एडमिनिस्टर्ड कॉन्टिन्यूअसली ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ। और एक यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो लोड है, यहाँ पर तो अचानक से बढ़ाया गया लोड, कभी अचानक से लोड बढ़ाकर उससे ज्यादा ट्रेनिंग करा दिया गया, और यहाँ पर क्या है कि ओवर मतलब लोड जो था, ठीक है, वो लोड कॉन्टिन्यूअस लंबे समय तक ओवरलोड चलता रहा। हमें पता नहीं चला कि वो खिलाड़ी के लिए ओवरलोड होता जा रहा है, और हम लंबे टाइम तक एज अ कोच हम लंबे समय तक वही टास्क वही लोड खिलाड़ी को देते रहे। तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, ओवरलोड बढ़ सकता है। हालांकि ये पूछता नहीं है कितने टाइप्स के ओवरलोड होते हैं, बट आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं कॉजेज ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड के कारण क्या होते हैं। देखिए, पहला होता है फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड। अगर हमारा ट्रेनिंग मेथड गलत है तो ये भी एक तरीके से ओवरलोड के कारण हो सकते हैं। ये पूछा जाता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि मेन चीजें जो हम लोगों के आते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपको मिलेगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड के सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओवरलोड के सिम्टम्स में पहले एक साइकिक सिम्टम्स होता है। साइकिक मतलब जब भी है तो मेंटल से आपको रिलेटेड होगा, ब्रेन से रिलेटेड होगा। ठीक,
परफॉर्मेंस सिस्टम, परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या देखने को मिलता है कि ओवरलोड कैसे शो होता है कि ओवरलोड है या नहीं है। और एक है सोमेटिक फंक्शनल सिम्टम। सोमेटिक फंक्शनल सिम्टम मतलब कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। साइकिक में आपका इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, डबल कोरिलेंसम, लॉस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, जैसे आपको लॉस ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है, जैसे आपको लोड दिया गया, टास्क दिया गया, अब उस टास्क आपके कैपेसिटी से ज्यादा था। ठीक है, कैपेसिटी ज्यादा था, लेकिन आपको तो लगा ना कि आपने परफॉर्मेंस नहीं किया। आपको ये लगा कि आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाए, अच्छे से टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, एक तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे आपसे 3-4 बार प्रैक्टिस किया और वो चीज आपको नहीं आ रही खेलों में, तो आपका मोटिवेशन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि अरे यार हो ही नहीं रहा हमसे, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे डर की वजह से भी आपके दिमाग में डर बैठ गया कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, तो ये भी चीजें हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है, ये आपको खुद से समझ में आएंगी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जहां हमारा पूरा फिजिकल स्पोर्ट ट्रेनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट लगभग टीजीटी और केवीएस और डीडब्ल्यूएसबी एग्जाम्स में यहीं से पूछा जाता है, बायो मोटर एबिलिटीज। हम इसी को कहते थे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसका नया नाम हो गया बायोमोटर एबिलिटीज। बायोमोटर एबिलिटीज इसका नया नाम हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है कि एक खिलाड़ी को कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए ना, एक खिलाड़ी को कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए खेलों में उसे क्या चाहिए होती है, कुछ गुणवत्ता वाली चीजें चाहिए होती है। उसके उसके शरीर के अंदर कुछ अच्छे तत्व होने चाहिए। उसी तत्वों को हम क्या कहते हैं, बायोमोटर एबिलिटीज कहते हैं। कंप्लीट फिजिकल प्रिपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर अटेनिंग हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इन मतलब बायोमोटर मतलब, मोटर का मतलब जब भी आप देखिएगा तो मोटर का मतलब होता है मूवमेंट करना, बॉडी के द्वारा गति करना। क्या करना, गति करना, बॉडी के द्वारा गति करना। ठीक है, तो गति करना, यहाँ बायो, बायो मतलब आपके सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, मतलब एक्सटर्नल में कौन सा आता है, स्केलेटन सिस्टम आता है, उसकी मदद से मूवमेंट करना, और इंटरनल ऑर्गन्स की मदद से मूवमेंट करना, ये आपकी आती है। तो कोई भी परफॉर्मेंस इसके बिना हो सकता है क्या, आप कोई भी फिजिकल टास्क या मूवमेंट करोगे तो बिना ये बायोमोटर एबिलिटीज के हो सकती है क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर कॉपी पे लिख रहे हो या अभी आप पढ़ रहे हो मेरे से, और अगर उसको कहीं नोट करते हो, तो आप देखिए वहां पर आपके मेंटल और आपके फिजिकल दोनों ही क्रियाएं क्या हो रही हैं, दोनों मेंटल प्लस फिजिकल दोनों क्रियाएं क्या हो रही हैं, कंबाइंड होके काम कर रही हैं, क्योंकि बिना कंबाइंड होके वो काम नहीं कर सकती हैं, तभी आपका मूवमेंट परफेक्ट होगा। तो खेलों में भी क्या होता है कि आपके मेंटल और फिजिकल दोनों को कंबाइंड होकर काम करना पड़ता है। हम इसी कॉम्बिनेशन और इसी में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर अच्छे अच्छे सिस्टम होते हैं और उस सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है कोच के द्वारा, और वही आपका परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। समझ में आई बात। खेलों और प्रतियोगिताओं में उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए पूर्ण शारीरिक तैयारी एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है। इसे ध्यान में रखते हुए कोच महत्वपूर्ण बायो क्षमताओं, मोटर गुण, जैसे क्या क्या है मोटर गुण, मूवमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कोई भी अच्छा मूवमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मोटर गुण। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ चाहिए, स्पीड चाहिए, इंड्योरेंस चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी भी आपको चाहिए, और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी चाहिए। कोई भी मोटर मूवमेंट आप करते हो, कोई भी बॉडी से मूवमेंट करते हो, तो ये 5 गुण जो है आपकी बॉडी में अच्छे से काम करने चाहिए। और परफॉर्मेंस जब आपको करना है तो ये बहुत अच्छे से काम करने चाहिए। कितना, बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, तभी आपका जो मूवमेंट्स होंगे और जो चीजें होंगी वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो पाएंगी। तो आगे की क्लास में हम लोग इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, और इनको कैसे ट्रेंड किया जाता है, इनका तरीका क्या है इनको ट्रेनिंग देने का, इनको इम्प्रूव करने के क्या मेथड्स होते हैं,
कितने टाइप्स के ये होते हैं, कैसे कैसे कहाँ पर किस खेल में किस प्रकार का स्ट्रेंथ लगता है या स्पीड लगता है या इंड्योरेंस लगता है, सब ये खेलों के आधार पर अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे वही फिजिकल फिटनेस में हमने आपको बताया स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये हमारे फिटनेस कंपोनेंट्स है। फिटनेस मतलब कि कोई भी खिलाड़ी जो अपने खेलों में मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर यह 5 क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। बिना इन 5 क्वालिटी के वह कोई भी मूवमेंट परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं कि खेलों में हमें किसी भी तरफ जाना पड़ सकता है। अगर हम कोई खेल, जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपको पता थोड़ी ना है कि हमारा बॉल किधर आएगा, तो आपको के बॉडी को किसी भी प्रकार से मूवमेंट करना पड़ सकता है, मोटर की तरह घूमना पड़ सकता है ना। तो इसीलिए हमें इन सारे जो हमारे मोटर की क्वालिटीज होती है बॉडी के अंदर, बायोमोटर एबिलिटीज होती हैं, इनकी क्वालिटीज को बढ़ाना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। इंप्रूव करने से पहले हमको जानना पड़ेगा ये होता क्या है, कहाँ पे होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उस हिसाब से हम इनको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, बस आप ये समझिए कि आपके मसल्स के द्वारा जब किसी भी भार के विरुद्ध कार्य किया जा रहा हो, वही आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है। अब वो भार हो या प्रतिरोध हो, भार हो या फिर प्रतिरोध हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन दोनों कंडीशन में अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी रेजिस्टेंस है उसके विरुद्ध आप अपना मसल्स के पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मसल्स के बल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मसल्स में बल कैसे आता है, जब मसल्स ग्रुप क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। मसल्स ग्रुप क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वह किसी भार के विरुद्ध अपना पूरी बल को लगाता है, और वही बल आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत किसी को? हम इनको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये तो डेफिनेशन की बात रही, आप डेफिनेशन रट सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको कीवर्ड्स देखना है तो आप इसको कीवर्ड्स में एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ये वर्ड याद रखते ही ओवरकम रेजिस्टेंस जहां वर्ड आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ का डेफिनेशन हो जाएगा। याद रखिएगा ये बात, इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए। इसी डेफिनेशन से बाकी के सारे जो इसके टाइप्स हैं वो मैं आपको बहुत आसानी से क्लियर कर दूंगा। अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर लिया और इसको समझ लिया, एकदम रट्टा मार लीजिए, इसको समझ लीजिए, तो बाकी का जो आपसे पूछता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस क्या है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या है या स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है, ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लकड़ी को फाड़ने के लिए देखिए अपने मसल्स से पावर लगा रहे कि नहीं, मसल्स का बल लगाया कि नहीं, तो मसल्स का बल लगाया तो ये हमारा क्या हो गया, ताकत हो गया। ये देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं बेंच प्रेस। क्या कहते हैं, बेंच प्रेस। आगे याद रखिएगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बेंच प्रेस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको क्या है, ये भार, ये वेट उठाने के लिए, इस भार को उठाने के लिए इनके मसल्स ने क्या लगाया, बल लगाया ऊपर की तरफ। अगर ये बल नहीं लगाएंगे तो क्या ये भार उठेगा, नहीं उठेगा। तो मैंने आपको बताया कि जब मसल्स अपना बल लगाता है किसी भी भार के विरुद्ध, तो यही इसका मतलब आपकी क्या होती है, यही आपकी ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। ये देखिए यहाँ पर आपका, ठीक है, शोल्डर मसल्स के लिए और डेल्टोइड मसल्स के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये भी क्या है, भार, ये वेट है, इस वेट को खींचने के लिए क्या कर रहे हैं,
मसल से ताकत लगा रहे हैं, मसल्स का बल नहीं लगाएंगे तो ये वेट उनसे नहीं उठेगा। अब देखिए ये बंदा जो है, ये एक भार, एक बॉक्स इसके सामने है, इस भार को धकेलने के लिए, इसको हटाने के लिए इसने क्या किया था, ताकत लगा रहा है। ये मसल्स की क्या लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, तभी ये क्या हो रहा है इसका, देखिए तभी ये क्या हो रहा है इसका, ये तभी मूवमेंट होगा। तो यही आपके मसल जब तक बल नहीं लगाएंगे किसी भी भार के विरुद्ध, तब तक आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लग सकता है। अब आपको एक बात यहाँ पे ये ध्यान देनी है, मैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है बता दूं, ये तो एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, और दूसरी बात ये याद कर लीजिए कि जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारे बॉडी में मसल्स के द्वारा, मतलब मसल्स का मतलब वो होता है, ठीक है, मसल्स का ही मेन इसमें रोल होता है स्ट्रेंथ के लिए। तो स्ट्रेंथ के लिए हमारे बॉडी में कौन जिम्मेदार है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स का जो फोर्स है वही स्ट्रेंथ को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, तो आपने अगर पहला डेफिनेशन याद किया है, कितने लोगों ने पहला डेफिनेशन याद किया है बताइए मुझे। कितने लोगों ने पहला डेफिनेशन याद किया है। सर इसका स्ट्रेंथ का, हाँ सर मैंने याद किया है, हाँ, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस। टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब यहाँ पे जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है वो समझ लें, ओवरकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे होगा भार या प्रतिरोध, ठीक है। और ओवरकम मतलब क्या है, उस पर काबू पाना। ओवरकम का मतलब होता है उस पर काबू या नियंत्रण पाना। तो अगर आप किसी भी भार पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो ये आपके मसल्स की क्षमता के द्वारा ही होगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, अब आपको बताना चाह रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। पहले जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ और दूसरा होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी ने, अब देखिए डेफिनेशन को समझ गए आप तो इसको समझ जाएंगे। एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस विदाउट एनी मूवमेंट, यहां पर एक वर्ड आप जोड़ेंगे, विदाउट एनी मूवमेंट, यानी कि बिना किसी गति के जब हम किसी भार का प्रतिरोध करते हैं, बिना किसी गति का जब हम किसी भार का प्रतिरोध हमारी मसल्स करती है तो वो क्या कहलाती है, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाती है या फिर आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। कैसे, बिना मूवमेंट का कैसे हमारा मसल्स काम करेगा, फोर्स बल लगाएगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था या दे रहा हूं, जैसे दो बाल्टी आपने, जैसे ये आप खड़े हैं और आपने क्या सर किया है, मूवमेंट तो हो रही है ना, देखिए कहाँ मूवमेंट हो रही है, कहाँ सर मूवमेंट हमारी हुआ, मसल्स की मूवमेंट तो हो नहीं रही है। कहाँ हो रही है ये बताइए। आपका उठाते समय तो होगा, लेकिन जब आप उठा के खड़े हो जाएंगे एक स्थिर पोजीशन में, तो आप बताइए आपने पानी वाली बाल्टी तो उठाया है, हाँ जी। यहाँ फर्स्ट टाइम आपका होगा। जब आपने उठाएंगे तो मसल्स को, तो वो मसल्स की गति होगी, लेकिन उठाकर खड़े होने में जैसे 10 सेकेंड या 15 सेकेंड आपको खड़े रहना है, या 20 सेकेंड या 1 मिनट तक आपको खड़े रहना है। तो उस समय तो आपके मसल्स के द्वारा कोई भी मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं सर उन लेकिन पर बस वो स्ट्रेंथ पड़ रही है, मतलब पकड़े रखना है, उसको होल्ड करके रखना है। हाँ, अब नहीं मान लीजिए, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार समझिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले बार में जब हमको इसको उठाएंगे तो बिना मूवमेंट किए कैसे उठाएंगे। अब मूवमेंट करने के बाद जब हमने इसको उठा लिया, या हमको इसको कहीं और लेके जाना है, मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं या कुछ दूरी पे लेके जाना, 10 मीटर चलना चाह रहे हैं, तो ये जो 10 मीटर हम चलना चाह रहे हैं, तो उस समय क्या हमारा मसल्स मूवमेंट कर रहा है, पैरों का मसल मूवमेंट करेगा ना। ये जहां पे हमने बाल्टी पकड़ा है, क्या ये मसल्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये मसल्स ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके मसल्स ने क्या किया हुआ है, इस बाल्टी वाले भार को उठाया हुआ है, इस पर कंट्रोल किया, तभी तो आप उठा पा रहे हैं।
मसल्स अपना ताकत लगा रहा है और इस कंडीशन में मसल्स की जो ताकत है वो दिखती नहीं है। यू कांट विजिबल योर मसल्स फोर्स, ठीक है। आपके मसल्स की जो ताकत है वो आप दिखती नहीं है कार्य करते वक्त, लेकिन फिर भी ताकत लग रही है। मान लीजिए आपको 1 मिनट खड़े रहना है लेकर, तो आपने खड़ा है, आप उसको लेके खड़े हैं बाल्टी के पानी को, तो आपके मसल्स क्या पावर लगा रहे, तभी तो आप लेकर खड़े हैं उसको हवा में। तो वहां पर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मसल इसको होल्ड करने में क्या मूवमेंट हुआ मसल्स का? होल्ड करने में मसल्स थोड़ी मूवमेंट नहीं कर रहा है ना। हमें मसल्स का मूवमेंट देखना है। जब ये ताकत लगाया है इस बाल्टी के पानी को उठाने में और उठाकर अपने साथ रखा हुआ है 1 मिनट तक, तो क्या उस दौरान 1 मिनट तक इसने क्या किया है कि कोई मूवमेंट किया है? नहीं सर। तो ये मूवमेंट जब नहीं करेगा, बिना मूवमेंट का अगर प्रेशर लगाएगा या ताकत लगाया किसी भी चीज पर, तो ये हम क्या कहेंगे, इसको आइसोमेट्रिक कहेंगे आइसोमेट्रिक। या स्टैटिक स्ट्रेंथ कहेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। ठीक है सर। ये कोई बताएगा ये कौन सा एक्सरसाइज है? सर पुशअप्स। पुशअप नहीं, प्लैंक है। हाँ सर प्लैंक। प्लैंक आजकल ये बहुत हाँ ट्रेंड सर में है होल्ड और करके रखना है इसको। हाँ। बहुत तेजी से ये कार्य कर रहा है पेट को घटाने के लिए, पेट की चर्बी को माइनस करने के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। देखिए हम इस पोजीशन में हैं, हमारे दोनों हाथों पर क्या हो रहा है, मसल्स फोर्स लगाया हुआ है, बल लगाया है, तभी हमारी बॉडी क्या है, इस पोजीशन में होल्ड की हुई है, इस पोजीशन में होल्ड की हुई है। मसल्स का ताकत लग रहा है, लेकिन क्या किसी को दूर से देखने को लगेगा कि इसमें ताकत लग रहा है या मूवमेंट हो रहा है? कहीं मूवमेंट हुआ इसमें? नहीं। लेकिन मसल्स, ये सब मसल्स जो है अपना ताकत लगा रही है इस पर, हाथों पर, तभी आपकी बॉडी खड़ी है, तभी आपकी बॉडी इस पोजीशन में होल्ड कर पा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक स्ट्रेंथ कहेंगे, कि जब बिना किसी मूवमेंट का हमारे मसल्स ने ताकत का इस्तेमाल किया, अपने पावर का इस्तेमाल किया, बिना किसी मसल मूवमेंट के, बिना, बस आपको याद रखना है कि विदाउट एनी मूवमेंट, तो वही हमारा स्टैटिक हो जाएगा, वही हमारा आइसोमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा हमारा है इसी का जस्ट अपोजिट। अब जो हम मसल का मूवमेंट करेंगे, वो मसल्स का मूवमेंट कैसे होगा, वो मसल्स का मूवमेंट होगा डायनेमिक। अब डायनेमिक वर्ड आते ही इसी डेफिनेशन में आपको क्या जोड़ना है, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ठीक, अब ओवरकम रेजिस्टेंस, यहां पर एक वर्ड जोड़ेंगे विथ मोशन। यानी कि इस डेफिनेशन को अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसके नीचे वाले चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां पूछ रहा है कि मसल्स की ऐसी क्षमता जो किसी भी भार के विरुद्ध, प्रतिरोध के विरुद्ध मोशन करके नियंत्रण पाए, या मोशन करके उस भार पर नियंत्रण पाता है, या उस भार पर प्रतिरोध करता है, या प्रतिरोध के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, किसी भी भार के विरुद्ध हमारे मसल्स ने मूवमेंट किया और मूवमेंट करके उस भार पर नियंत्रण पाया है, उस भार को उठाया, ढकेलना, जो भी है मूवमेंट करके किया, तो वही हमारा डायनेमिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब डायनेमिक स्ट्रेंथ इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। सो व्हाट, द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, number 2 is explosive strength, and number 3 is strength endurance. Okay, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, अब इसको समझ लीजिए। अब इसमें जो भी आएगा इसके टाइप्स में, उसमें आप एक बात देखिएगा कि उसमें मोशन होगा। क्या होगा? मोशन होगा, कंपल्सरी है। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज अ फर्दर डिवाइड, डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। यहां पर मैं अभी नाम बता रहा हूं,
अभी मैं इनका मेथड्स नहीं बता रहा हूँ, ये मेथड्स में भी आपको इनका नाम आएगा, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैटिक स्ट्रेंथ को और किस नाम से जानते हैं, तो आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। और डायनेमिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक के नाम से भी जानते हैं। क्यों, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ को कैसे जानेंगे। जो बच्चे इसमें नए जुड़े हुए हैं, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी हमारा ये सेशन 2 मिनट के बाद समाप्त हो जाएगा और आपको दोबारा से जुड़ना है। दोबारा से 2 मिनट के बाद, जैसे ही सेशन खत्म होगा 2 मिनट के बाद या 2 मिनट तक अंदर आप दोबारा जुड़ जाइएगा। सेकेंड सेशन चलेगा, क्योंकि 2 सेशन चलते हैं हमारे क्लास में, 40 मिनट्स के 2 सेशन होते हैं एक क्लास में, ठीक है। आइए फिर इनको देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, इसी डेफिनेशंस के द्वारा समझेंगे। इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे विथ वन सिंगल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर एक बात आपको याद करना है, विथ मोशन एंड सिंगल टाइम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये सिंगल टाइम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अब मैंने आपसे ये बोला कि आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए किसी भी भार के विरुद्ध, लेकिन आपको बस एक बार पूरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा के लेना, बार बार मूवमेंट नहीं करना है। एक बार मूवमेंट करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी मसल से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कराकर फोर्स निकालिए। तो जब वो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल्स के द्वारा फोर्स निकालेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाएगा। समय नहीं है इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये अभी कट जाएगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेकेंड सेशन में हम 2 मिनट बाद जुड़ेंगे। चलिए, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में हम क्या बता रहे थे कि हमारा जो बॉडी है वो एक बार सिंगल टाइम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, वही हमारी क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। समझ में आ रही बात। मतलब आपसे अगर ये बोला जाए कि आपको एक बार में जितना चाहे उतना फोर्स लगा दीजिए किसी चीज के लिए, बस एक बार में आपको लगाना है मूवमेंट करके, तो यही समझिए कि जो आप, जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दिखाया था बेंच प्रेस का, ये वाला बेंच प्रेस का एग्जांपल आपको दिखाया था, तो मैंने आपको बोला कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना उठा, तुम्हारे मसल्स कितने वेट को उठा सकती है मसल्स, ठीक है। तो कोई ना कोई एक यूनिट तो होगी, जैसे 60 kg, एक बार खाली आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा के उठाना है, बार बार नहीं करना है, इसमें रिपीटिशन नहीं करना आपको। 70 kg होगी, किसी की 80 kg होगी, किसी की 100 kg होगी, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया कि एक बार सिंगल मसल्स एक बार देखिए कॉन्ट्रैक्ट किया और कितना वेट को ऊपर उठा सकता है फोर्स लगा के, यही हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है सर जैसे जी बताइए सर, अगर रिपीटेशन कर देते हैं तो सर क्या हो जाएगा? रिपीटिशन कर देंगे तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस हो जाएगा सर जैसे, हाँ सर, जैसे वेट के साथ रिपीटेशंस कर दिए 4 या 6, तो ये स्ट्रेंथ इंड्योरेंस अच्छा हो सर। जाएगा, क्योंकि 6 बार उठाने के लिए मसल्स की सिर्फ ताकत, शक्ति, फोर्स नहीं लग रहा है, अब यहाँ मसल्स की स्टेमिना भी लगेगा, मसल्स की इंड्योरेंस भी लगेगी, तभी तो उठा पाएंगे। समझ गए? ओके सर, ओके। ओके सर। और एक बार में आपको उठाना है तो ये आपका सिंगल टाइम मसल्स मूवमेंट करके फोर्स लगाएंगे। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या होता है, देखिए एक्सप्लोजिव का मतलब होगा यहाँ पर स्पीड, और स्ट्रेंथ का मतलब होगा ताकत। जब ताकत को स्पीड के साथ लगाएंगे या मिलाएंगे तो वहां पर क्या होगी, विस्फोट होगी। इसको एक्सप्लोजिव को हिंदी में विस्फोट कहते हैं, विस्फोटक क्षमता। आपने बड़ा देखा होगा ऑप्शन में, विस्फोटक क्षमता क्या होता है, ठीक है। तो स्पीड को
यानी फोर्स को जब हम ताकत के साथ जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जब लगाते हैं किसी भी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी भार पे, तो वो देखिएगा उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जंपिंग में। ब्रॉड जंप। हाँ, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। जैसे आप स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते हो ऐसे पैर मोड़ के, तो आप देखिएगा कि जितना ज्यादा आप जमीन में झटके से पैर मोड़ोगे, मतलब जितना ज्यादा झटका दोगे पैर के साथ, ताकत के साथ साथ पैरों की स्पीड को भी लगाना पड़ेगा, उतना मैक्सिमम हम डिस्टेंस कवर करते हैं। अब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप नहीं है, और भी बहुत सारी चीज हो सकती हैं। तो जहां पर भी, जिन खेलों में भी जंप होते, जितने भी जंप रिलेटेड इवेंट्स होते हैं और थ्रोइंग रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, थ्रोइंग, वो सारे हमारे क्या होते हैं, जंप और थ्रो वाले। क्योंकि देखिए आपको मैक्सिमम थ्रोइंग में क्या हमारा एम होता है, थ्रोइंग में हमारा एम होता है कि हमें मैक्सिमम क्या करना है, डिस्टेंस पर फेंकना है ऑब्जेक्ट को। तो ये बताइए कि क्या आप खाली हाथ का ताकत लगा रहे हैं लेकिन हाथों की स्पीड का इस्तेमाल, पूरी स्पीड का इस्तेमाल नहीं किया, तेजी से हाथ को नहीं घुमाया, सॉरी, तो क्या वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगी? अगर मान लीजिए हम बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं एज अ क्रिकेटर, हम बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं, बाउंड्री पे, और हमारा जो पिच है रन आउट, यहाँ पे हमको रन आउट करना है, ठीक है। तो क्या हम अगर खूब तेजी से पावर लगा के नहीं फेंकेंगे, स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों लगाकर कंबाइन करके नहीं भेजेंगे, तो ये झटके से बॉल यहाँ जाएगी, इतनी दूर तक इसकी रीच हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जैसे थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट में मोस्टली देखा जाता है कि यहाँ पर आपको एक्सप्लोजिव पावर देखने को मिलता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड पावर। इसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर में भी यही चीज आती है, जहां पर आपकी स्पीड प्लस स्ट्रेंथ होगी वहां। अब देखिए ये हाथों की भी हो सकती है, पैरों की भी हो सकती है। जिस बॉडी पार्ट से आप अपनी उस बॉडी पार्ट का स्पीड भी लगा रहे हो, उस मसल्स की ताकत और उसकी स्पीड दोनों का इस्तेमाल करते हो किसी एक चीज पर, और दोनों को साथ कंबाइन करके काम करते हो, तो वही आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। जैसे बास्केटबॉल में भी देखा होगा आपने, जंप करते हैं लेअप शॉट में, तो क्या आप लेअप शॉट आपको लंबा जाना है तो आप पैरों पे अपनी जमीन का स्पीड नहीं देखते, कितना कितना तेज शॉट, मतलब कितना तेज पैर पे जमीन अगेंस्ट, आप पैरों पर जमीन पर पैर करते हो अगेंस्ट जमीन के, झटके से पैर को क्या करते हो, जमीन पे मारते हो झटके से पैर को, तभी तो आप ऊपर मैक्सिमम पहुंच पाते हो। उसी समय आपको थ्रोइंग अगर करना होता है तो भी तो आप यही करते हो। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है इसमें, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नहीं समझ में आया तो बात करेगा, लास्ट में पूछ लेगा एक बार। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ इंडोरेंस की। अब स्ट्रेंथ इंडोरेंस क्या होता है? देखिए यहाँ पर भी दो शब्द है, स्ट्रेंथ प्लस इंडोरेंस। मतलब अब हम ताकत वाले काम को अधिक समय तक कर रहे हैं, या फ्रीक्वेंसी हमने इसकी बढ़ा दी, ताकत की काम की फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे स्ट्रेंथ इंडोरेंस कहेंगे। क्योंकि देखो ताकत भी लग रहा है प्लस मसल्स की स्टेमिना भी लग रही है, तो ताकत और स्टेमिना जब दोनों एक साथ कंबाइंड हो किसी कार्य को करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ इंडोरेंस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई बताएगा? सर लंबी साइकिलिंग चलाना। हाँ, लंबी साइकिलिंग, क्योंकि आपके पैरों ने क्या किया है, साइकिल पे पैडल मारने के लिए क्या आपके पैरों के मसल्स को काम नहीं करना पड़ रहा, ताकत नहीं लगा रहा पैडल मारने में, और प्लस क्योंकि आप लंबी दूरी की जा रहे हैं साइकिल के लिए, लंबी दूरी से मतलब जाएंगे साइकिल से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो वो लगातार आपके मसल्स क्या हो रहे हैं, ताकत के साथ साथ अपनी स्टेमिना का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल कोई और बताए? मैराथन रेस। नहीं, मैराथन रेस तो प्योरली हार्ट पे डिपेंड होता है, उसमें हम बहुत ज्यादा पैरों के मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मसल्स के फोर्स, मतलब हमको फोर्स नहीं चाहिए होता उसमें बहुत ज्यादा,
उसमें नाम मात्र हम बता दे रहे हैं 10% सिर्फ फोर्स चाहिए होता है, बाकी 90% मसल्स की हम यहाँ पर क्या, क्रॉस कंट्री नहीं 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 वो भी नहीं है। 90% हमारा क्या है, 90% हमारा इंड्योरेंस मसल्स का यूज हो रहा है, मसल्स की सर इंड्योरेंस लग रही है। 400 मीटर रिपीटेशन। हाँ 400 में मान सकते हैं। स्विमिंग। स्विमिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए बताया अब इन्होंने, स्विमिंग। स्विमिंग कैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैं बता दूं आपको, क्योंकि आप अगर स्विमिंग करते हो पानी में तो आपके हाथों को पानी को क्रॉस करना पड़ेगा, पानी के वेट को भगाना पड़ेगा पीछे की तरफ, तभी आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी। तो अब आप ये जानिए कि आपको 50 मीटर अगर करना है स्विमिंग, तो आपकी बहुत स्टेमिना मसल्स की लगेगी, प्लस मसल्स की ताकत भी लगेगी। तो जहां पर 50-50 का रेशियो है, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये तभी हम मानेंगे जहां पर कोई एक्टिविटी में दोनों आपके मसल्स का स्टेमिना भी 50% लगा और आपके मसल्स की स्ट्रेंथ भी 50% लगा। जस्ट वैसे ही स्पीड और इसमें दोनों में 50-50% अगर लगा, ताकत भी आपकी यहाँ कितनी लगी, 50% लगी, और स्पीड भी आपकी 50% लगी, तो ही हम इसको मानेंगे कि प्योरली एक्सप्लोजिव है। समझ में आ रही बात? तो फिर बोटिंग भी हो सकता है। हाँ एकदम एकदम सही कहा आपने, बोटिंग भी हो सकता है। उसका उस खेल का नाम क्या है पता है? रोविंग, कैनोइंग। कैनोइंग। कैनोइंग भी होता हाँ ठीक है, केरला में बहुत प्रसिद्ध है ये रोविंग। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस एमपी में देखिए। भी है सर। हाँ एमपी में भी है सर। अच्छा एमपी में भी है, वहां तो बोट रेस भी होती है वहां की। वहां एक ट्रेडिशनल वो होता है, कोई एक मेला होता है वहां पे केरला में, याद नहीं आ रहा मुझे क्या नाम है। वहां पे ये मतलब उस त्योहार में इसका तो मुख्य आकर्षण होता है ये रोविंग। सर ओणम। हाँ एक्चुअली ओणम। सर नेशनल टीम एमपी में है। अच्छा अच्छा चलिए साइन। अच्छी बात है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? तो ये सब बाकी मैंने आपको देखिए यहाँ पर दे दिया है, आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिएगा। ये सब देखिए मैंने बता दिया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में देखिए इसने क्या किया, एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया झटके में, और वो कितना अपने मसल्स की ताकत लगा सकता है एक बार में, इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। यहाँ देखिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक बार पैर को झटके से मतलब किया इसने, लेकिन यहाँ पैर की स्पीड भी लगाया उसने, ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। अब ये साइकिलिंग आपका गुड एग्जाम्पल फॉर स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ठीक है, एक अलग तरीके की स्ट्रेंथ होती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। किसी ने सुना इसका नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ, या कितने लोगों को पता है ये नया है उनके लिए? सर नया है। हाँ अच्छी बात है, तो जान लीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी प्रकार का स्ट्रेंथ नहीं है ये। रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है, आपके बॉडी से ही आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ को वो किया जाता है। देखिए आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपॉन बॉडी वेट, इससे एक रेशियो निकाला जाता है कि आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। जैसे मेरा खुद का बॉडी वेट 80 kg है और मैं, ठीक है, उठा लेता हूं 120 किलो, तो यहां बताइए हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना आएगा? वन पॉइंट कुछ आएगा ना, या ज्यादा होगा? 1.2। हाँ, इससे हम क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से। ये ऐसा क्यों निकाला रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये क्यों आया? जो भी हमारे खेल होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे बाउट वाले खेल होते हैं, बाउट वाला खेल का मतलब है जैसे रेसलिंग हो गया, ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, वुशु हो गया, वास लिखा हुआ है वुशु होगा यहाँ पर, वुशु, किक बॉक्सिंग, ये सब खेलों में आपने देखा होगा प्रतिद्वंदी का हमारा मतलब वेट कैटेगरी होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इंडिविजुअल का वेट, बॉडी वेट इतना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इतना होगा, मतलब इतने से अधिक, इतने अधिक पावर से वो पंच लगा सकता है या फिर इतने किक मार सकता है। तो अगला जो ओपोनेंट होगा वो भी इसी पावर से, मतलब अगर इतना वेट है
तो उसके अंदर भी यही पावर होगी। तो उतने मतलब कि ऐसा ना हो कि उसका पावर ज्यादा हो जाए तो वो वहां पर गिर जाए या फिर उसको चोट लग जाए। इसलिए यहाँ पर इन खेलों में रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम अगर बात करते हैं रेसलिंग में, तो रेसलिंग में अगर मान लीजिए कि 48 केजी का है, तो उनको पता है कि 48 केजी वाले बंदे के पास कितनी स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी इतनी होगी। तो उतने ही लोग इसमें 48 केजी वाले का ग्रुप कैटेगरी उन्होंने अलग कर दिया कि उनमें एक जैसा होता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्यों बताया, ऐसा क्यों बनाया गया रिलेटिव स्ट्रेंथ? मेथड होगा कुछ ना इस निकालने का। हाँ, इसी ने मुझसे पूछा क्या? यस सर। हाँ, यही मेथड है इसका निकालने का। रिलेटिव स्ट्रेंथ एक तरीके से फॉर्मूले बेस्ड है। ये किसी प्रकार का बिल्ड नहीं होता है। आपकी मैक्सिमम सर जैसे बॉडी वेट अकॉर्डिंग अपॉन कैसे निकालेंगे? योर मैक्सिमम वेट अपॉन बॉडी वेट को अगर हम वो कर देते हैं तो हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ निकल जाती है। सिंपल सा मतलब है। अगर एग्जाम में फॉर्मूला आ सकता है तो ये पढ़ लीजिए, बस और कुछ नहीं इसमें पूछेगा। ठीक है, ये वेट वाले चीजों में होता है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मेथड्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। मेथड्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ यानी कि आपके बॉडी में ताकत को बढ़ाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, विधियां हैं जो कि साइंटिफिक प्रूव्ड है। यहाँ पे हम विधि, घर वाली विधि नहीं बात करेंगे। ये सारे विधि जो आप पढ़ेंगे ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ हमारा किसका प्रोडक्ट है बॉडी में? स्ट्रेंथ किसकी वजह से, किसका प्रोडक्ट है बॉडी, बताइए। स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार है बॉडी में? मसल्स। मसल। तो मसल्स में जितना अच्छा पावर होगा, मसल्स में जितना अच्छा ताकत होगी, मसल्स में जितनी ताकत होगी उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ होगा। इस बात को आप समझ गए? तो इसका मतलब अब ये है, इनकी विधि जानने से पहले आप ये समझिए कि हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें जो भी विधियां आएंगी वो विधि आपके मसल्स के ताकत को बढ़ाने के लिए, मसल्स पर पावर, मसल्स पर इफेक्ट डालेंगी। ठीक है, जो भी हम विधि पढ़ेंगे वो विधि किस पर प्रेशर बनाएंगी? आपके मसल पर प्रेशर बनाकर उनकी ताकत को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। एक छोटा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे वेट ट्रेनिंग करने से, जैसे कोई पतला दुबला आदमी होता है, ठीक है, वो अगर 2 से 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने जिम चला जाता है और जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग करता है, तो कुछ दिनों बाद उसके बॉडी के या उसके मसल्स के शेप में चेंजेस होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्यों होता है। हम लोग यहाँ पे यही चीज आप समझ गए तो ये सारे मेथड्स आपको समझ में आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों होता है। हमने बताया कि जो स्ट्रेंथ होती है मतलब वो मसल्स का प्रोडक्ट है। तो हमें मसल्स पर क्या देना पड़ेगा? अगर हमें किसी भी चीज की क्षमता बढ़ानी है, अगर मान लीजिए हमें आपकी क्षमता बढ़ानी है, आपके ब्रेन की क्षमता बढ़ानी है, तो आपको हम क्या देंगे? आपको कोई ना कोई टास्क देंगे ना, ताकि उस टास्क से आपके ब्रेन पर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा और आपके सोचने और समझने की शक्ति क्या हो जाएगी? सोचने और समझने की शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। जब आपसे ब्रेन रिलेटेड हम कोई टास्क देंगे तब आपकी, और उस पर, उस टास्क से आपके ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर से क्या होगा? आपके मेमोरी में, ब्रेन की मेमोरी में, आपके एनालाइजिंग प्रोसेस जो ब्रेन की है उसमें, प्रोसेसिंग में, इन सब में क्या होगा? इफेक्ट होगा। तो वहां पर आपकी ये जो ब्रेन की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमें अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो हमको मसल्स पर प्रेशर डालना होगा। क्या डालना होगा? मसल्स पर प्रेशर डालना होगा। अब मसल्स पर प्रेशर कैसे बढ़ेगा? मसल्स में टेंशन बढ़ाना होगा। ये टेंशन कैसे बढ़ेगा?
हम जैसे ही वेट देते हैं, आप देखिए अपने घर में कोई सामान रखा हुआ आसपास, 2-4 किलो का सामान होगा, उसको उठाइए अपने हाथों से, अभी मेरे सामने करिए अगर आप जानना चाहते हैं। तो देखिए आप जैसे ही अपने, तो हमारे मसल्स में प्रेशर पड़ता है किसके द्वारा? वेट के द्वारा। किसके द्वारा? किसी भी भार के द्वारा। जैसे ही हम कोई भी वेट अपने मसल्स पर रखते हैं, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम खाली वेट उठा लेते हैं, तो भी हमारे मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं उनमें टेंशन और प्रेशर बढ़ने लगता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार देखिए करके। यस सर, जॉइंट पे भी प्रेशर आ रहा है सर। हाँ, मसल्स पे भी प्रेशर आएगा और जॉइंट्स पे भी प्रेशर आएगा। तो यही प्रेशर क्या होता है? यही प्रेशर अब आपको बताने जा रहा हूं मेन तरीका। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, उतना अच्छा नहीं बना पाया हूं मैं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा इसको समझने का। ठीक, ये मान लीजिए कि हमने अपने मसल्स का पावर बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी एक मसल्स का, ये सारे मसल्स का जो यहाँ पर है। अब हमने जैसे ही एक डंबल रखा, ये डंबल क्या हुआ? डंबल आते ही जो हमारे मसल्स के अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, मसल्स के अंदर क्या होते हैं? मसल्स फाइबर्स फाइबर। होते हैं। तो प्रेशर कौन झेल रहा है? ये मसल फाइबर ही प्रेशर झेलते हैं। ये मसल्स फाइबर देखिए ऐसे लंबे लंबे रेसे होते हैं, मसल फाइबर ऐसे लंबे लंबे। इन मसल्स पर क्या होता है? प्रेशर जनरेट, टेंशन जनरेट होता है, और इनको प्रॉपर और सिस्टमैटिक प्रेशर देने से, टेंशन देने से मसल्स की जो थिकनेस होती है, क्या होती है? देखिए अब इन मसल्स को मैं एक और माइक्रोस्कोपिक में ले जा रहा हूं, छोटा सा और छोटा सा बनाना रहा हूं, मतलब इसको, ताकि आपको अच्छे से। अब एक पार्ट मैंने लिया मसल्स का, ये देखिए ये हमारे मसल्स फाइबर है। अब इन पर डेली प्रेशर करने से क्या होता है कि इनके जो मसल फाइबर की जो थिकनेस होती है, ये मोटाई इनकी क्या होती है? बढ़ने लगती है। इनकी थिकनेस क्या होती है? मसल्स की जो थिकनेस होती है, पहले पतले पतले फाइबर्स थे, अब हमने रेगुलर इनको प्रैक्टिस कराया, तो इनकी जो थिकनेस है, जो इनकी मोटाई है, वो क्या होने लगी? बढ़ने लगी ना। और जब इनकी, देखिए एक बात और है, क्वेश्चन मैंने देखा था एक जगह पे, पूछा था कि मतलब वेट ट्रेनिंग से क्या मसल्स की नंबर ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ते हैं या नंबर ऑफ मसल्स की थिकनेस बढ़ती है? नंबर ऑफ मसल फाइबर्स तो भाई आपको जेनेटिक मिला हुआ है, वो कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स क्या है? जेनेटिक्स है, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? थिकनेस ऑफ मसल फाइबर्स। क्या बढ़ेगा? थिकनेस ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर की जो मोटाई होती है वो बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि उसको प्रेशर मिला, टेंशन मिला, और एक सिस्टमैटिक वे में उसे, ठीक है, वेट मिला, जिसके कारण वो अपनी क्षमता को, अपनी मोटाई को बढ़ाने लगते हैं। और यही फाइबर जब बड़े मोटे होने लगते हैं, तो आपके मसल्स में शेप में क्या हो जाने लगता है? चेंजेस होने लगता है। देखिए अब आपका मसल्स इतना हो गया, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। क्लियर है सभी को कि नहीं समझ में आया? यस सर। आगे सर। ओके गुड। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, तो एक बात आपको ये समझ में आ गया कि अगर हमें मसल्स को इंप्रूव, मतलब स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मसल्स की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। मसल्स की क्षमता मतलब मसल्स पर हमें प्रेशर देना पड़ेगा। मसल्स को प्रेशर देने का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? वेट है। क्या है? वेट है। कोई भी इक्विपमेंट का वेट हो सकता है, आपकी बॉडी का वेट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ वेट हो सकता है। उस वेट से मसल फाइबर्स पर प्रेशर जाता है, टेंशन क्रिएट होता है, और सिस्टमैटिक तरीके से करने से क्या होते हैं? वही मसल फाइबर की थिकनेस बाद में आपको आगे जाकर थिकनेस बढ़ने लगती है मसल फाइबर्स की, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होता है। आपने एक चीज और सुनी होगी, मसल स्टोन। किसी ने ये बात सुनी है मसल स्टोन के बारे में? ये टर्म्स यूज कभी देखा किसी को करते हुए? मसल स्टोन बहुत अच्छा है। यस सर। देखिए, तो ये होता क्या है मसल स्टोन? इट इज अ
सेमी कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन ड्यूरिंग अ रेस्ट पोजीशन। आपकी मसल्स क्या है, एक्टिविटी करने से पहले ही सेमी कॉन्ट्रैक्शन में है। मतलब आपने देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स जो डेली जिम करते हैं अच्छी तरीके से, उनको देखिए, उनके मसल्स हमेशा खींचे खींचे रहते होंगे, खींचे हुए रहते हैं, यानी कि पहले से ही सेमी कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में है वो। ठीक है सर, ऐसे मसल पुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप प्रॉपर डाइट और चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से करोगे दिक्कत नहीं होगा। सेमी कॉन्ट्रैक्शन में पहले से ही रहते हैं। और आप एक नॉर्मल इंसान को देखिए, उसके मसल्स लूज होते हैं, मतलब थोड़ा ढीले डाले होते हैं, ढील डॉल होते हैं। तो ये देखिए कि जिसका मसल टोन अच्छा होगा उसकी ताकत भी अच्छी होती है, उसके अंदर ताकत ज्यादा होती है। आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होके मसल टोन अप होना पड़ेगा, और वो पहले से ही रेस्टिंग में ही क्या होते हैं, खींचे खींचे होते हैं, सेमी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होते हैं। ये रहा मसल टोन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो अभी हमको ये बात समझ में आ गई कि अगर हमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो इस सारी विधियों में एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी कि मसल्स के ऊपर हमें क्या करना है, प्रेशर क्रिएट करना है। क्या करना है, प्रेशर क्रिएट करना है, प्रेशर डालना है। प्रेशर डालने का कारण क्या होगा, वेट ट्रेनिंग। क्या होगा, वेट के द्वारा। अब ये वेट आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके बॉडी का वेट हो सकता है, इक्विपमेंट का वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेट। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। अब इसी में खाली आपको ये बताया गया है कि वेट, ये तो आप समझ गए, इन तीनों में ही आपको ये करना पड़ेगा, इन तीनों में ही। लेकिन बस इसमें इन तीनों में फर्क इतना है कि हमने वेट लिया, और वेट लेने के बाद जो मूवमेंट करेंगे वेट लेकर, वो मूवमेंट का सिस्टम क्या होगा, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का तरीका क्या होगा, किस प्रकार से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा के हम वेट का प्रेशर देंगे बॉडी पर। बस यही आप अगर समझ जाएंगे तो आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक आपका कभी गलत नहीं हो सकता। सर, जैसे बॉक्स जंप भी कर सकते हैं इसमें जी, बॉक्स जंप बहुत सारा तरीका आ सकता है। पहले तो ये तो सोचिए, ये 3 मेथड क्यों बताए जा रहे हैं। अब आप आइए हम लोग समझते हैं तीनों मेथड को एक एक करके। सबसे पहला मेथड ये कहता है, जिसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आइसोमेट्रिक वर्ड कहां से आया हुआ है यह जान लीजिए आप, कि आइसोमेट्रिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स आइसो एंड मेट्रिक, लैटिन वर्ड है। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, और मेट्रिक का मतलब होता है मसल्स लेंथ। तो इसमें क्या होगा, पहली तरीका आपको ये बताया जा रहा है ताकत बढ़ाने का, कि आप अपने मसल्स पर प्रेशर दीजिए, लेकिन मसल्स के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि सेम लेंथ होगी। आपने मसल पर प्रेशर दिया, और आपके एक्सरसाइज का तरीका क्या है कि मसल्स के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे ये देखिए 2 बाल्टी पानी उठाया हुआ है, देखिए यहाँ मसल्स के लेंथ में ये क्या, ये इसने 2 बाल्टी पानी उठाया है, तो क्या इसके मसल्स ने ताकत नहीं लगा रहे हैं, बिना ताकत लगाए उठा हुआ है। और अगर मसल ताकत लगा रहा है तो मसल्स में प्रेशर नहीं, अंदर में फाइबर्स में, मसल फाइबर्स में टेंशन क्रिएट या प्रेशर क्रिएट नहीं है कि नहीं है? है सर। यस तो यही चीज क्या कहता है कि पहली एक्सरसाइज ये कहती है, यानी पहली विधि ये कहती है कि पहले तरीके का हम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम मसल जहां की भी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं उस बॉडी पार्ट्स को हम टेंशन क्रिएट करेंगे, लेकिन बिना मूवमेंट का करेंगे। किसका करेंगे, बिना मूवमेंट कराए। बिना मूवमेंट कराए हम प्रेशर क्रिएट करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। बिना मूवमेंट किए हम उस पार्टिकुलर मसल्स पर प्रेशर डालकर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। समझ में आया बात? अब इसमें से 2 चीजें याद कर लीजिएगा, कब बना था ये और किसने बनाया था। हैटिंगर और म्यूलर ने बनाया था। अभी मैं इसका ट्रिक बता दूंगा आपको, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है, मैं उसी ट्रिक से याद कर लेता हूं। ठीक है, ट्रिक्स बता दूंगा आपको लास्ट में। पहले ये समझ में आ गया
तो पहले प्रकार का मेथड ये कहता है कि आपको मसल से प्रेशर डालना है, लेकिन बिना मूवमेंट कराए हुए प्रेशर डालना है। क्या कराना है? बिना मूवमेंट कराए हुए प्रेशर डाल के उसकी कैपेसिटी को इंप्रूव करना है, मसल्स की क्षमता, मसल फाइबर्स की थिकनेस को बढ़ानी है। समझ में आई बात? कोई यस सर। दिक्कत? अगला पढ़ेंगे आइसोटोनिक। इसने बोला कि मसल्स पर प्रेशर आपको देना है, ठीक है, मसल्स से मूवमेंट भी कराना है। मसल्स पर प्रेशर दीजिए वेट के द्वारा। प्रेशर कैसे पड़ेगा? वेट के द्वारा। हमने बोला था ना, ये सब में कॉमन होगा, तीनों विधियों में का तरीका अलग अलग है। पहले वाले में बिना मोशन के आप मसल प्रेशर देकर उसको बढ़ा रहे थे स्ट्रेंथ को। इस वाले में प्रेशर देंगे, मसल का मूवमेंट भी कराएंगे, ठीक है, और फिर मसल फाइबर्स की थिकनेस की उस पर प्रेशर क्रिएट करके मसल फाइबर्स की थिकनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम हमने देखा कि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट हमारा दो प्रकार का हो रहा है। एक हो रहा है कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट और दूसरा होता है इसेंट्रिक मूवमेंट। आइसोटोनिक मूवमेंट के ही दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। यानी जब हम मूवमेंट करेंगे, किसी भी मसल पर प्रेशर डालेंगे, तो उसमें दो प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक होगा कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट और एक होगा इसेंट्रिक मूवमेंट। कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट का मतलब ये होगा कि जिस पर हम मसल पर प्रेशर पार्टिकुलर डाल रहे हैं, वो मसल्स की लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो मसल्स की लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आया? ये देखिए, मसल्स की लेंथ देखिए यहां पर छोटी हो रही है। ये समझ में आया भाई? बताइए, तब ना आगे बढ़ेंगे। यस सर। ओके, तो मैं ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, टाइम अप हो चुका है और 1 मिनट का 30 सेकंड का समय बचा हुआ है। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि हम लोग इसको आगे का नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके मुझे आप सर। जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज की क्लास।